जिस देश में जात पात के बिना कोई राजनीति नहीं होती थी, उस देश में जात पात की राजनीति को अगर किसी ने पिछले 9-10 साल में बैकफुट पर फेंक दिया तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि विपक्ष जाति की जब गिनती कर रहा था तो नरेंद्र मोदी गिनती कर रहे थे कि देश में कितने सिलेंडर दे दिए लोगों, कितने शौचालय दिए, कितने घर बनवाए, कितने बैंक अकाउंट खुलवाए। यानी विपक्ष जातियां गिन रहा था, नरेंद्र मोदी लाभार्थी गिन रहे, बिना जाति देखे, बिना धर्म देखे कि किसको कितना मिल गया ये देखा जाए। लेकिन अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ उसी जात पात की राजनीति को फिर से शुरू करने की कोशिश की जा रही है और 2024 के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया जा रहा है, पॉलिटिकल चक्रव्यूह, क्योंकि विपक्ष ने अब तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ सब कुछ ट्राई करके देख लिया। इधर से निकालते हैं, ये कार्ड चला फेल, ये निकाले, ये चले फेल, सब फेल हो रहा है नरेंद्र मोदी के सामने। और विपक्ष को लग गया कि ब्रांड मोदी इतना मजबूत है कि भाई ऐसे तो कमजोर नहीं होगा, मुश्किल है ये। इसलिए अब विपक्ष 2024 के लिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2 मुद्दे फिर से ट्राई कर रहा है। ये मुद्दे नए नहीं हैं, लेकिन विपक्ष को लगता है कि इन मुद्दों से नरेंद्र मोदी को चुनौती दी जा सकती और इन्हीं मुद्दों के जरिए डबल चक्रव्यूह बनाने की कोशिश कर रहा है विपक्ष। एक है जातिगत जनगणना का मुद्दा और दूसरा है ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा। इसमें पहले मुद्दे का चक्रव्यूह उस बिहार में बनाया गया जहां नीतीश कुमार और लालू यादव की सरकार है। आज बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए। यह ठीक उस समय हुआ जब ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर विपक्ष माहौल बना रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ा प्रदर्शन कल हुआ था। यानी अगर आप देखें तो एक तरफ ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सरकारी कर्मचारियों के वर्ग को नरेंद्र मोदी के खिलाफ करने की कोशिश की जा रही है और जातिगत जनगणना के आंकड़े से अगड़ा पिछड़ा वाली सियासी टकराव को न्योता दिया जा रहा है। यह नई चुनावी स्ट्रेटजी साफ साफ दिख रही है। लेकिन सबसे पहले आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ उस खेल को समझिए जो खेल बिहार से शुरू किया गया और इसका जरिया बनाया गया है जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों। जातिगत जनगणना का मामला बहुत दिनों से चल रहा है। हमने आपको एक हफ्ते पहले बताया भी था कि कैसे कांग्रेस भी जातिगत जनगणना करवाई लेकिन उसके आंकड़े कभी सामने नहीं रख पाई और ऊपर से उसमें 5,000 करोड़ रुपया बर्बाद हुआ सो अलग, और उसमें कितनी कमियां थी। अब बिहार में नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना करवा दी और इसमें अलग अलग जातियों की आबादी और उनकी आर्थिक स्थिति की रिपोर्ट तैयार करवाई। आज बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए जिनके बारे में यह दावा किया जा रहा कि आंकड़े 2024 की राजनीति की पिक्चर बदल देंगे। विपक्ष क्यों ऐसा मान रहा है कि यह आंकड़े 2024 में नरेंद्र मोदी के सीटों के आंकड़े को खींच लेगा नीचे की तरफ? विपक्ष का प्लान क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि बिहार में जातिगत जनगणना के क्या आंकड़े बिहार सरकार ने जारी किए। इन आंकड़ों के मुताबिक बिहार की आबादी 13 करोड़ है और इसमें हिंदू जो हैं वो 10 करोड़ 71 लाख है यानी 81%। मुसलमान 2 करोड़ 31 लाख हैं 17%। ईसाई जो हैं वो 75,238 हैं यानी 0.0576% यानी 1%, आधे % से भी कम भाई। और सिख जो हैं वो 14,753 यानी 0.0113% यानी 0.1% से भी कम। बौद्ध का भी यही हाल है, 1,11,000 बौद्ध हैं, जैन 12,523 हैं, अन्य धर्म 1.66 लाख यानी 1,66,000 जिनकी संख्या 1.12% के करीब, और 2,146 लोग ऐसे हैं जिनका कोई धर्म ही नहीं। लेकिन अब सवाल यह है कि आंकड़े आगे तो क्या हो जाएगा। देखिए असली खेल उन नंबर्स का है जिन नंबर्स को लेकर इतने दिनों से राजनीति हो रही है और यह नंबर है ओबीसी की आबादी का। बिहार में जो आंकड़े जारी हुए हैं उसके मुताबिक अगर आप देखेंगे कि खेल क्या है, इतना सिंपल पॉलिटिक्स होगी बॉस कि सामने रख दिए हो गया इतना हिंदू इतना मुसलमान। जो बिहार में जातिगत जनगणना हुई उस हिसाब से अगर आप जाइएगा तो बिहार की जातिगत जनगणना के आंकड़े कहते हैं कि जो पिछड़े हैं बिहार के अंदर उन पिछड़ों की संख्या जो है वो करीब करीब 27.12% और जो अति पिछड़े हैं मतलब बहुत पिछड़े उनकी संख्या जो है वो करीब करीब 36.01%।
यानी अगर कुल ओबीसी आप मिलाइएगा अदर बैकवर्ड कास्ट, तो इनकी संख्या बैठती है 63.13%। यानी बिहार में अगर 100 लोग रहते हैं तो उसमें से 63 जो है वो ओबीसी में आते हैं। इसके बाद आंकड़ा आता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का। इसके मुताबिक, इस जातिगत जनगणना के मुताबिक शेड्यूल कास्ट जो है, अनुसूचित जाति, उनकी संख्या 19.6% है। और जो अनुसूचित जनजाति है शेड्यूल ट्राइब, उनकी संख्या 1.68%। यह है बिहार की स्थिति जो आज जातिगत जनगणना का आंकड़ा जारी हुआ। यानी एससी एसटी को अगर आप मिला दीजिएगा तो ये एससी एसटी का आंकड़ा बैठता है करीब 21.33%। यानी बिहार में 21% एससी एसटी हैं और 63% जो है वो ओबीसीज हैं। और जो सामान्य वर्ग है, जो जनरल कैटेगरी में आता है, सामान्य वर्ग, उनका आंकड़ा दिया गया है वो करीब 15.5% है, 15.5%। 15.5% सामान्य वर्ग हो गया, 63% आपका ओबीसी हो गया और एससी एसटी 21.33%। ये बिहार के जातिगत जनगणना के आंकड़े कह रहे हैं। लेकिन इसमें खेल क्या है, इसमें कहानी क्या है? देखिए, ये जो आंकड़े जारी किए गए उनमें यह भी बताया गया कि बिहार में किस जाति की कितनी आबादी है। इन आंकड़ों के मुताबिक बिहार में यादव जो हैं वो करीब 14%, राजपूत 3%, भूमिहार जो हैं वो 3% भी नहीं है, 2.89%, ब्राह्मण 3.65%, कुशवाहा कोयरी जो हैं वो 4.2% हैं, कुर्मी जिस समुदाय से नीतीश कुमार आते हैं वो 2.8% है, तेली 2.8% है। इसके अलावा दुसाद, धारी, धरही ये करीब 5% के आसपास हैं, धानुक 2% है, धुनिया जो कि मुस्लिम होते हैं वो 1.42% है, मल्ला 2.6% और शेख जो हैं वो 3.8%। ऐसा नहीं है कि आबादी के हिसाब से जो नंबर आए हैं वो नंबर कोई हैरान करने वाले हैं, क्योंकि जिसकी जितनी आबादी बताई गई है मोटे तौर पर यही अनुमान लगाया जाता रहा। जैसे बिहार में 12 से 14% यादव हैं, ये कहा जाता रहा, वही आंकड़े में भी निकला। फिर सवाल यह कि इसे लेकर इतना पैसा क्यों खर्च किए, इतना समय क्यों इन्वेस्ट किया गया, इतनी एनर्जी क्यों लगाए, इतना माहौल क्यों बनाया जा रहा है? इसका एक ही जवाब है, और वो जवाब है इन नंबर्स को गिनने और जारी करने की राजनीति। क्योंकि इसमें अगर राजनीति का खेल देखेंगे तो जातिगत जनगणना को लेकर विपक्ष में यह नारा लगाया जाता रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मतलब जितना ज्यादा आपकी संख्या है उतना आपको हिस्सा मिलना चाहिए। अभी तक जाति के जो आंकड़े थे वो अनौपचारिक थे, अनुमान थे। अब आधिकारिक तौर पर आंकड़े पर मुहर लग गई है। राजनीति का खेल यह है कि इन नंबर्स के सामने आने के बाद से पिछड़ों की राजनीति को हिस्सेदारी के नाम पर हवा दी जाएगी। इसे अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति करने का जरिया बनाया जाएगा और यह अगड़े पिछड़े के टकराव को बढ़ा भी सकता है। अगड़े पिछड़े की राजनीति से हिंदू वोट बैंक को तोड़ने में मदद मिलेगी, जो नरेंद्र मोदी का मजबूत वोट बैंक है। इससे जातिगत आरक्षण की एक नई लड़ाई भी शुरू हो सकती है, जो किसी भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती की तरह होती है। जैसे महिला आरक्षण 27 साल से इसीलिए लटका था क्योंकि इसमें ओबीसी आरक्षण की अलग से मांग हो रही। अब इन नंबर्स के आने के बाद आगे क्या होने वाला है, एक बार नीतीश कुमार को सुनिए कि उन्होंने किस तरह के संकेत दिए, फिर मैं तो समझाऊंगा। कुल मिलाकर के कल प्रेजेंट करवा देंगे एक एक जगह, और इस बीच में किसी की मान लो कि उसका रिजर्वेशन बढ़ाने का संख्या बढ़े या कुछ और हो, किसी के लिए भी। अब आप देख रहे हैं अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या बढ़ी है ना, 10 वाला फिगर 16% और 1% से थोड़ा कम 1% बढ़ करके बढ़ा है ना। देखिए ना फिगर, उनको भी फायदा है तो बाकी सबको लाभ मिले। इस तरह का लाभ मिलेगा और इसी तरह कल सबके मीटिंग में एक एक बात को रख देगा और उसके बाद सब लोगों का राय लेकर के और सरकार की तरफ से जो जरूरी होगा आगे कदम उठाएंगे। नीतीश कुमार संकेत दे रहे हैं कि आगे कदम उठाएं। वो कह रहे हैं देखिए SC ST का पहले के मुकाबले संख्या बढ़ गया है,
लेकिन जो नारा है जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी, तो उसमें मामला दरअसल यह बैठाया जा रहा है, आप ये देखिए कि जो ओबीसीज हैं, अब उसके लिए कहा जाएगा कि भाई 63% तो ओबीसी हैं, तो इनकी हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए। फिर एससी एसटी 22% हैं, तो क्या इनकी हिस्सेदारी आप घटा देंगे? और सामान्य अगर 15.5% है तो ये कहीं नहीं बचेगा। इसीलिए कई सवाल खड़े होते हैं। सरकार ने कह तो दिया कि हम इस पर बात करेंगे, नरेंद्र मोदी को घेरने के नाम पर ये लोग कर भी रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि इस तरह की राजनीति ने लोगों को कैसे उलझा दिया है। लोग तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं, जैसे बातें कही जा रही हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो लोग सवाल पूछ रहे हैं बॉस कि अगर 2.8% आबादी वाले कुर्मी समाज से नीतीश कुमार 18 साल से सीएम है, तो क्या वो 14% आबादी वाले सबसे बड़े यादव समाज के तेजस्वी यादव के लिए अपनी कुर्सी खाली करेंगे? पब्लिक पूछ रही है भाई, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो यादवों की संख्या कुर्मियों से ज्यादा है, तो क्या तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे और नीतीश कुमार जो कुर्मी समाज से आते हैं कुर्सी खाली कर देंगे? अगर किसी समुदाय की संख्या कम है, जैसे मान लीजिए कि दलित और आदिवासी की संख्या कम है, एससी एसटी की संख्या कम है, तो क्या संख्या वाले फॉर्मूले से उनका आरक्षण सरकार कम कर देगी? भाई एससी एसटी की संख्या अभी ओबीसी के मुकाबले कम है, एससी एसटी को आरक्षण मिला हुआ है, तो क्या जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो एससी एसटी का आरक्षण आप घटाने जा रहे हैं क्या? यह पब्लिक पूछ रही है। अगर सब कुछ संख्या बल से तय होगा तो बिहार के 81% हिंदुओं को सब मिलना चाहिए क्या? फिर मुसलमान सिख ईसाई समुदाय का क्या होगा? जिसकी जितनी संख्या भारी, तो भाई हिंदुओं की संख्या भारी, 81% हिंदू हैं बिहार के अंदर, तो मुसलमान सिख ईसाई सब हवा खाने चले जाएंगे क्या? यही बातें पब्लिक पूछ रही है। इसीलिए जातिगत जनगणना को वो पिटारा कहा जाता है, जिसको खोलने के बाद समाज में क्या होगा ये लोग सोचे नहीं है नरेंद्र मोदी को घेरने के नाम पर। अब नीतीश कुमार का कल को इस्तीफा मांगा जाने लगे कि भाई आपकी तो संख्या कम है, आप छोड़िए, जिसकी संख्या ज्यादा है उसके दीजिए, देंगे इस्तीफा? कल नीतीश कुमार एक मीटिंग करने वाले हैं जिसमें वो जातिगत जनगणना के आंकड़ों पर चर्चा करेंगे, और इसमें सभी दलों को बुलाया गया है। जातिगत जनगणना के आंकड़े आने के बाद आर्थिक स्थिति की भी रिपोर्ट जारी की जाएगी। बिहार में आबादी के हिसाब से आरक्षण बढ़ाने के संकेत भी खुद नीतीश कुमार ने दे दिए हैं। अब सवाल यह है कि क्या बिहार में जाति आधारित 50% आरक्षण की सीमा को भी तोड़ा जा सकता है? अभी बिहार में जो आरक्षण की स्थिति है उसमें अगर आप देखेंगे बिहार में आरक्षण कितना मिलता है, बिहार में अगर आप आरक्षण देखेंगे यानी रिजर्वेशन, उसकी स्थिति क्या है भाई? तब तो डेटा नहीं आया था। शेड्यूल कास्ट के लिए यानी दलित के लिए 16% आरक्षण है, दलितों के लिए। शेड्यूल ट्राइब के लिए है 1%। जो ईबीसी हैं, अति पिछड़ा वर्ग, इनके लिए जो है 18% है। ओबीसी के लिए है 12% का आरक्षण, और पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं डब्ल्यूबीसी, इनके लिए जो आरक्षण है वो करीब 3% है। और आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस जो है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनके लिए 10% है। यानी अगर इस सब को मिला दीजिए तो ये ऑलरेडी 60% पे बैठ रहा है भाई, 60%। अब क्या इस आरक्षण को बढ़ाकर 60% से 70% या उससे ज्यादा करने की मांग की जा रही है ऑलरेडी? जैसे पड़ोसी राज्य झारखंड में कुल आरक्षण 77% कर दिया गया है, तो क्या आप 70%, 80% बिहार में आरक्षण करेंगे? क्या देश भर में 70-80% आरक्षण होगा क्या? और अगर 70%, 80% होगा तो ओबीसी को 12% क्यों मिलेगा? भाई आप कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो फिर इनका 12% जो है वो बढ़ा के 25-30% होगा फिर। और क्या एससी एसटी का घटाइएगा आप क्योंकि इनकी संख्या कम है? भैया नया बवाल खड़ा हो जाएगा जिस तरह की स्थिति ये लोग बना रहे हैं। पब्लिक परेशान हो रही है कि ये क्या है, इसका जवाब कहां मिलेगा? जातिगत जनगणना में राजनीति का असली खेल से दूर ये दावा किया जा रहा है कि ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये योजनाएं बनाने में मदद मिल सके। एक बार तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं वो सुनिए, फिर मैं कितना मदद इन लोगों ने किसको क्या दी है वो भी बताऊंगा।
सरकार की यही कोशिश होगी, यही प्लानिंग होगी कि जो साइंटिफिक जो डेटा मिला है उसी हिसाब से हम कल्याणकारी योजनाएं, जो लोग गरीब हैं, जो जातियां गरीब हैं, हालांकि गरीबी हर जातियों में है, तो उनके लिए जो है विशेष योजना जो है हम लोग बना करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करें। और यही नहीं, जब बिहार में हुआ है तो हम लोग तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग जो हैं पूरे देश में जो है जातीय जनगणना जो है कराना चाहिए। लेकिन आज जो लोग जातियों की गिनती बता रहे हैं और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, उन्हें यह भी बताना चाहिए कि ये जातियां तो पहले भी थी और यही लोग पिछले कई दशकों से बिहार में सत्ता में, तो इन्होंने उन जातियों के लिए किया करके दिखा दिया भाई। क्योंकि आप देखिए, बिहार में नीतीश कुमार 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, आगे पीछे थोड़ा मिला जुला कर, कभी बीच में हटे आए। लालू परिवार का बिहार में 15 साल का राज रहा। लालू नीतीश के 33 साल के राज में बिहार की स्थिति क्या आपको पता है? इतनी इन लोगों को चिंता हो रही है कि भाई हम जाति गिनेंगे तो इनके लिए जो है हम सीधा स्वर्ग बना देंगे। बिहार में इन लोगों ने किया क्या जातियों के लिए, यह भी तो बताइए। 33 साल मिला के आप लोगों का राज रहा। पर कैपिटा इनकम देखिएगा, प्रति व्यक्ति आय बिहार जो है वो पूरे देश में सबसे नीचे, प्रति व्यक्ति आय के मामले में पूरे देश में सबसे कम। सालाना जो है बिहार में यह है 49,000 सालाना, और यह आंकड़ा पूरे देश में सबसे कम है। महाराष्ट्र में कितना है? 2,42,000। दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय जो है महाराष्ट्र में 2,42,000। दिल्ली में यही प्रति व्यक्ति आय जो है वो 3,89,000 है। और कहां? बिहार 49,000। 50,000 नहीं पहुंचा पाए लोग, जाति गिनने निकले। गुजरात में 2,96,000 रुपए की प्रति व्यक्ति आय, और देश का औसत जो है प्रति व्यक्ति आय का वो है 98,000 प्रति व्यक्ति आय है। यानी देश के जो प्रति व्यक्ति आय है उससे आधे पर बिहार अटका हुआ है। तो गिनती नहीं कर पाइएगा तो आमदनी नहीं बढ़ा पाइएगा। साक्षरता दर देखिए, साक्षरता दर जो है बिहार की अगर आप देखेंगे 61.8%। बिहार में ये लोग पढ़ा नहीं पाए। आरक्षण देके पढ़ाएंगे या जातिगत जनगणना कर लेंगे तो पढ़ा देंगे क्या? उसका इंतजार कर रहे थे क्या? केरल में यही आंकड़ा 94% का है बॉस। इतनी चिंता थी दलितों की, ओबीसीज की, तो पढ़ाते ना। देश का औसत कितना है साक्षरता का? 74%। वहां भी बिहार को उससे नीचे रखे हुए हैं और जाति गिनने चले। स्कूल में शिक्षा की क्वालिटी 2021 में बिहार की रैंकिंग थी 19th रैंक था। टॉप 10 में तो छोड़ दीजिए, टॉप 15 में नहीं है नीति आयोग की रिपोर्ट में। ऐसी स्कूलों की हालत है बिहार में। स्वास्थ्य में यह तो हो गया स्कूल का मामला। अब देखिए स्वास्थ्य का क्या हाल है। स्वास्थ्य के मामले में नीति आयोग की रिपोर्ट है कि देश भर में बिहार का आंकड़ा जो है वो 18वां रैंक है, 18th रैंक। बॉस 18वें रैंक पर स्वास्थ्य है और जातिगत जनगणना करने निकले। बिहार में 50% आबादी में से कोई ना कोई जो है वो पलायन कर रहा है। 50% परिवारों में कोई ना कोई मजबूर है पलायन करने को। हम लोग क्या यहां ऐसे हवा में आए हैं? हम भी बिहार से ना है जी। सब छोड़ छोड़ के यहां दिल्ली में आके और यूपी में आके नौकरी कर रहे हैं। मीडिया में पता कर लीजिए कितना बिहारी भरा हुआ है। या दिल्ली में आके देखिए कितना लोग यूपीएससी का तैयारी कर रहा है, कितना लोग पढ़ने के लिए दिल्ली में आता है बिहार से। सुशासन बाबू नाम रख लिए हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना करा लेंगे, सब हो जाएगा। 2001 से 2011 के बीच 93 लाख आबादी का पलायन हुआ है। कोरोना के दौरान बिहार के करीब हर जिले में 25,000 रिवर्स पलायन हुआ, यानी जो लोग पलायन करके चले गए थे वो लौटे थे। जब भी जाति आधारित जनगणना की बात होती है और यह कहा जाता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो इसमें सीधा मतलब आरक्षण का होता है। अब बिहार की इस राजनीति का असर यह होगा कि सबसे पहले बिहार में ही आरक्षण को लेकर नया घमासान मचेगा और उस पर राजनीति होगी।
इसके बाद दूसरे राज्यों में भी दबाव बनेगा कि वो भी जातिगत जनगणना करवाएं। इसकी वजह से देश भर में आरक्षण को लेकर फिर से नई बहस शुरू हो जाएगी, जो नए टकराव की तरफ ले जा सकती है। यह बड़ा रिस्क है, लेकिन विपक्ष को शायद इससे मतलब नहीं है कि यह कितना बड़ा रिस्क है। वो तो इसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक की तरह देख रहा है कि बॉस हम तो ले आए, खोल दिया पिटारा, अब देखो मोदी जी को फंसा दिए। जिस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं उससे विपक्ष को लग रहा है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ अच्छा चक्रव्यूह बना लिया है। क्योंकि आप राहुल गांधी को देखिए, उन्होंने कहा कि बिहार की जातिगत जनगणना से पता चला है कि वहां ओबीसी एससी एसटी 84% है। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी हैं, जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं। इसलिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, यह हमारा प्रण है। तो क्या राहुल गांधी सबसे पहले कांग्रेस पार्टी में ओबीसी एससी एसटी को सारी सीटें उठा उठाकर दे देंगे? इसका जवाब है उनके पास। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द राष्ट्रीय जातिगत जनगणना कराए। यूपीए 2 सरकार ने वास्तव में इस जनगणना के कार्य को पूरा कर लिया था, लेकिन इसके नतीजे मोदी सरकार ने जारी नहीं की। हमने आपको बताया था कि मोदी सरकार ने कोर्ट में बताया था कि जो जातिगत जनगणना हुई थी यूपीए के जमाने में, उसमें 46 लाख जातियां निकल कर आई थी। देश का 5000 करोड़ रुपया इन लोग डुबा दिए थे। आरजेडी के प्रमुख लालू यादव ने कहा कि केंद्र में 2024 में जब हमारी सरकार बनेगी तब पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाएंगे और दलित, मुस्लिम, पिछड़ा और अति पिछड़ा विरोधी भाजपा को सत्ता से बेदखल करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि जातिगत जनगणना 85 से 15 के संघर्ष का नहीं बल्कि सहयोग का नया रास्ता खोलेगी। जो सच में अधिकार दिलवाना चाहते हैं वो जातिगत जनगणना करवाना चाहते हैं। भाजपा सरकार राजनीति छोड़े और देशव्यापी जातिगत जनगणना करवाए। विपक्षी गठबंधन की पार्टियों ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वो 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर घेरेंगे। एक बार सुनिए जेडीयू के नेता केसी त्यागी क्या कह रहे हैं। आने वाली इंडिया की बैठक में इसको मुख्य एजेंडे के रूप में रखवाने का हम प्रयास करेंगे कि सारे देश में जातिगत जनगणना हो, नंबर 1। नंबर 2, हमने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया है। यद्यपि देर से लाया गया एक अच्छा कदम था, लेकिन अब 2/3 जो समाज की गरीब आबादी है, पिछड़ी आबादी है, उसकी भी हिस्सेदारी इसमें होनी चाहिए। दूसरी मांग हमारी है। तीसरा है पिछड़ों के अंदर जो अति पिछड़े हैं, जो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट में दबे पड़े हैं, उनकी भी जनगणना के आंकड़े प्रकट होने चाहिए। और नंबर 4, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर अगला चुनाव होना चाहिए। और नया नारा है, जो इन वर्गों की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। कितने कमाल की बात है नहीं? जब हिंदू मुसलमान की बात होती है तब तो कहा जाता है जो अल्पसंख्यक है, जिसकी संख्या कम है। कुछ लोग तो यह भी कह के चले गए कि भाई उनका देश के संसाधनों पर पहला हक है, यानी जिसकी संख्या कम है उसको सब दे दो। और जब जातियों में बांटने की बात आ गई तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी ये कर दो, ताकि हिंदू वोट जो है वो बढ़ सके। मुझे एक बात बताइए बॉस, ये नेता लोग, आप खुद सोचिएगा, क्या इस देश के नेता जो कह रहे हैं जातिगत जनगणना करा दो, जातिगत जनगणना करा दो, उससे पता नहीं जैसे स्वर्ग उतर कर यहीं आ जाएगा भारत में, बहुत अच्छा बना दो स्वर्ग, लेकिन आज तक क्यों नहीं बनाए? आज तक एससी एसटी ओबीसी जो हैं उनको अच्छा अस्पताल क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि उनकी संख्या नहीं गिने हुए थे। उनको अच्छा स्कूल क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि उनकी संख्या नहीं गिने हुए थे। उनको इस काबिल क्यों नहीं बना पाए कि वो बिना आरक्षण के भी बड़ी संख्या में जो है वो हर जगह अपना वर्चस्व फैला पाए? क्योंकि उनकी संख्या नहीं गिने हुए थे। जिन राहुल गांधी को चिंता हो रही है कि किस पोस्ट पर कौन बैठा है, उन्होंने उस पोस्ट पर बैठने लायक सारी सुविधाएं इन समुदायों को क्यों नहीं दी? क्योंकि उनकी संख्या नहीं गिने हुए थे। संख्या गिनना बहाना है बॉस, क्योंकि अगर नियत होती है तो कोई नरेंद्र मोदी आता है और कहता है कि शौचालय बांटो ना यार, क्या गिनना है ओबीसी, क्या गिनना है एससी एसटी? जो करीब है जिसके घर में शौचालय नहीं है वो पता नहीं चलेगा कि ओबीसी नहीं है या एससी एसटी नहीं है तो उसके घर में शौचालय नहीं बनेगा क्या? किसी को घर देना है तो उसकी जाति पूछना जरूरी है कि उसके पास घर नहीं है, यह देखना जरूरी है। किसी के घर में सिलेंडर नहीं है तो उसकी जाति देखे बिना सिलेंडर नहीं पहुंचेगा क्या इस देश के अंदर? किसी को अगर बिजली नहीं घर में पहुंची है तो उसकी जाति पता करेंगे तब जाकर बिजली देंगे क्या देश के अंदर? एक आदमी गिन रहा है कि कहां सुविधाओं की कमी है वो पहुंचा दें, दूसरे इसमें गिनने में लगे कि जाति गिनो और फिर जाति के नाम पे तोड़ दो। सीधी बात है कि विपक्ष इसी मुद्दे पर 2024 का चुनाव लड़ना चाहता है और यह बहुत पहले से क्लियर भी।
क्योंकि पहले नीतीश कुमार और लालू यादव ने बिहार में यह मुद्दा उठाया और फिर राहुल गांधी ने हाल फिलहाल में यह मुद्दा पकड़ लिया। इंडी गठबंधन ने भी इसी मुद्दे पर अपनी बैठकों में बात करके रणनीति बनाई थी, लेकिन विपक्ष को इससे क्या हासिल होगा, विपक्ष का सियासी कैलकुलेशन क्या है वो समझ लीजिए। नरेंद्र मोदी के 80% हिंदू वोट बैंक में अगड़े पिछड़े का खेल करके बंटवारा कर दो। नरेंद्र मोदी की वजह से वो पिछड़ा वोट विपक्ष का जो खिसक गया उसको फिर से वापस खींचो।